वेलकम एवरीवन एट शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने फिजिक्स के छूटे हुए लेसन इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिसमें पिछले वीडियो को हमने इलेक्ट्रिसिटी के एक न्यूमेरिकल पर खत्म किया था। आज हम इससे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम इस वीडियो को इलेक्ट्रिसिटी के एक न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts, ठीक है। मतलब कि 118 वोल्ट के 8 वोल्ट को 128 वोल्ट तक ले जाने में 2 कूलम के चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पिछले तक हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क बाई कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 128 माइनस 118, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का, ठीक है। 10 वोल्ट का आ गया, ठीक है। अब हमारे पास चार्जेस कितनी है, तो चार्जेस हमारे पास दी हुई है 2 कूलम की, ठीक है। तो अब हम यहाँ से फार्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ पीडी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। पीडी इक्वल टू हमने अभी कितना निकाला, 10, वो हम रख देंगे, ठीक है। कूलम इक्वल टू हमारे पास चार्जेज हमारे पास कितना है, 2, डब्ल्यू बराबर चार्जेज हमारे पास हो गया 2, वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 20 जूल का वर्क किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि 118 वोल्ट को 128 वोल्ट तक ले जाने में 2 कूलम को कितना वर्क करना पड़ेगा, 120 जूल का वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्जेज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से प्रत्येक कूलम को पास करने में कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उसे हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि पीडी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। अब हमारे पास वोल्ट कितना दिया हुआ है, पीडी इक्वल टू हमारे पास निकाल के दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट, ठीक है। और फिर हमारे पास चार्जेज कितना है, ईच कूलम इक्वल टू ईच कूलम, कहने का मतलब कि Q बराबर चार्जेज बराबर हमारे पास कितना है, 1 कूलम, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं फार्मूला। नाउ PD इक्वल टू हमारे पास कितना है, 6, ठीक है। W इक्वल टू ये तो हमें निकालना ही है, 1 यहाँ पर हो गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 6 जूल। 6 जूल की एनर्जी लगानी पड़ेगी प्रत्येक कूलम को 6 वोल्ट बैटरी को पास करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी चार्जेज को। तो चार्जेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी कौन कहाँ से पास करता है, ठीक है। कौन मेटल से, मतलब सॉलिड से, लिक्विड से और गैसेस से किस प्रकार से पास करते हैं उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। हु कैरीज करंट, ठीक है। करंट को कौन कैरी करता है, ठीक है। करंट को कैरी करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस है, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। फर्स्ट में सॉलिड, ठीक है। सेकेंड में लिक्विड और थर्ड में गैस। मतलब इन तीनों स्टेट्स में करंट को कौन कैरी करेगा, ठीक है। तो इस स्टेट में करंट को कैरी करने के लिए पहले हमने बात किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री होती है वही इलेक्ट्रॉन कैरी करती है। तो सॉलिड में कौन इलेक्ट्रॉन कौन करंट कैरी करेगा, तो सॉलिड के अंदर करंट कैरी करने वाला जो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स का नाम है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें मतलब सॉलिड के अंदर कौन करंट कैरी करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब हम लिक्विड के अंदर देखते हैं, तो लिक्विड के अंदर कौन करंट कैरी करता है, तो लिक्विड के अंदर हमारे करंट कैरी करते हैं इसके आयंस। आयंस हमारे इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को पता होगा कि जब हम मान लेते हैं कोई ये हमारा बीकर है, इसमें हमने कुछ वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर लेने के बाद इसमें हमने NaCl घोल दिया, ठीक है। NaCl घोलने के बाद जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से अलग हो जाता है। Na के ऊपर प्लस का सिंबल और क्लोरीन के ऊपर माइनस का सिंबल, मतलब सोडियम जो है अब इसके अंदर पॉजिटिव लेकर के चलेगा और क्लोरीन इसके अंदर निगेटिव लेकर के चलेगा, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस। तो लिक्विड के अंदर जो करंट कैरी करने का वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयन। आयन हमारे लिक्विड के अंदर करंट कैरी करने का वर्क करते हैं, ठीक है। अब गैस में कौन करेंगे, तो गैस में इन दोनों को मिला करके, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों मिला करके गैस के अंदर क्या करते हैं, करंट कैरी करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों गैस के अंदर क्या करते हैं, करंट कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ आगे देखते हैं। यहां तक तो बात हुई करंट की, ठीक है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ मतलब ओम एक व्यक्ति था और उसने एक नियम दी थी, ठीक है, करंट और वोल्ट के ऊपर आधारित, ठीक है। तो इसने बताया कि जब करंट को, ये वोल्ट और ये हो गया करंट, ठीक है। जब करंट को और वोल्ट के बीच में कोई रिलेशन बनाया जाता है तो यह देखा जाता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर जब देखा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो जब इनके बीच में एक ग्राफ बनाया गया तो वो कुछ स्ट्रेट लाइन बनता है। कहने का मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ जाएगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को घटा देते हैं तो हमारा करंट भी घट जाएगा, ठीक है। उनके बीच में कुछ ग्राफ आपको इस तरह से बना हुआ नजर आएगा, ये हुआ, ठीक है। अब हम इसे लिखने का प्रयास करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference between two end points at constant temp, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर हमारा बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर बदलना नहीं चाहिए। तो क्या बोलता है कि करंट क्या होगा, हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, जो कि दो एंड पॉइंट के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर
इसे दूसरे शब्दों में लिखने का प्रयास किया जाए तो हम इन अदर वर्ड्स ये लिख सकते हैं, at constant temp current is directly proportional to potential difference। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर करंट हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि हमारे पास ये है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल की सिंबल को अगर रिमूव करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ पर हमें एक कोई देना पड़ेगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक लगाना पड़ेगा, तभी हम अपने ये प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा सकते हैं, तो V कांस्टेंट I। ठीक है, तो अब कांस्टेंट यहाँ पर क्या लिया गया था, कांस्टेंट यहाँ पर लिया गया R यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो R है हमारे पास क्या, R है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी आपने देखा इस पूरे टर्म में आपको एक वर्ड मिला रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब हम इसे देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। अभी तक ओम के नियम में आपने क्या देखा कि अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। ठीक है, या करंट को घटाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं तो करंट भी हमारा घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, एक कांस्टेंट ऐड किया। ठीक है, उस कांस्टेंट को हमने नाम क्या दिया, रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, रेजिस्टेंस एक प्रकार की मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोकती है। जैसे कि आपने मोशन चैप्टर में फ्रिक्शन पढ़ा होगा, फ्रिक्शन क्या है, हमारे मोशन को अपोज करता है। ठीक है, उसी तरह से करंट को चलने के लिए कोई चीज जो अपोज करती है वो है हमारा रेजिस्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच रेसिस्ट द करंट टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। या करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए उसको रेसिस्ट करेगा, उसको अपोज करता है। It is property of metal it is the property of metal which resist current to flow। ठीक है, यह मेटल की वो प्रॉपर्टी है जो कि क्या काम करती है, करंट को रिसिस्ट करती है फ्लो करने के लिए, फ्लो नहीं करने देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और हम देखते हैं द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, वह कौन से चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस
क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा पहला होता है डिपेंड अपॉन लेंथ। ठीक है, डिपेंड अपॉन लेंथ कहने का मतलब, देखिए डिपेंड अपॉन लेंथ समझने का हम प्रयास करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारा मेटल है, ठीक है, ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है, अब इसके अंदर जो एटम्स होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, यहां से करंट चलना प्रारंभ करेगा, यहां से करंट चलना प्रारंभ करता है, इसे बहुत इस तरह से यहां से यहां एक जगह से दूसरी जगह ये इस तरह से पहुंचेगा। ठीक है, और यहां पर पहुंच गया। अब हम जब इसके लेंथ को बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, इसके लेंथ को हम अगर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, इसके लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम विल बी आल्सो इंक्रीजेस, इसके अंदर के एटम्स जो हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, और जो करंट को कुछ कम एटम्स से टकरा करके गुजरना पड़ रहा था, अब उस करंट को क्या होना पड़ेगा, अधिक से अधिक एटम से टकरा करके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ जहां पर कम एटम से टकरा रहा है और जहां पर वो अधिक एटम से टकरा रहा है, तो करंट को कहाँ ज्यादा जाने में तो उसे इजी होगा, तो जहां लेंथ कम हो वहां पर इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में इजी होगा। कहने का मतलब कि यदि हम किसी भी मेटल के लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा क्या होता है, लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर इसी को अगर हम छोटा कर दें तो हमारे एटम्स की संख्या कुछ और कम हो जाएंगी, और हमारा जो करंट इतने मॉलिक्यूल से इतने एटम से टकरा कर गुजर रहा था उसे कुछ कम एटम से टकरा कर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, जब हम लेंथ कम कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेजिस्टेंस। लेंथ हमारा किसके बराबर में होता है, लेंथ हमारा किसके प्रोपोर्शनल में होता है, तो हमारे रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, और दूसरा है डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसे देखते हैं कि ये क्या है, जैसे कि पीछे में हमने देखा कि हमारा कुछ एक वायर था। ठीक है, अगर उस वायर को हमारा ये वायर था, ठीक है, उसमें कुछ एटम्स थे और करंट को यहां से यहां गुजरने में कुछ कम स्पेस मिल रहा था। ठीक है, और वो थोड़ा दिक्कत से गुजर रहा था। ठीक है, थोड़ा उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, जब हम इसके थिकनेस को बढ़ा देते हैं, थिकनेस को हमने बढ़ा दिया तो हमने एटम्स की संख्याएं तो नहीं बढ़ाई, तो हमारे एटम्स के नंबर तो वही रह गए। ठीक है, अब लेकिन करंट को जाने के लिए, करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे एटम से टकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच का एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो जब एरिया बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है, और एरिया हम कम कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। कहने का मतलब कि जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया घटाना पड़ेगा, और यदि हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस घट जाता है, और एरिया को घटा देते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गए दो टर्म जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और देखते हैं
ठीक है। फिर दूसरा होता है नेचर ऑफ, थर्ड होगा हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। फोर्थ होता है टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर का आने का मतलब हमारा टेम्परेचर ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। हमारा टेम्परेचर जब बदलेगा नहीं, ठीक है, तो हमारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है। हम किसी मेटल की टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उसके अंदर, अगर ये कोई मेटल है, उसके अंदर उसकी इसे अगर हमने इसका अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर जितने एटम्स है वो रैंडमली इधर उधर मूव करने लगेंगे। ठीक है। और करंट को ज्यादा कोलिजन होगा, करंट बहुत अधिक मात्रा में इनसे एटम से टकराएगा और उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में परेशानी होगी। ठीक है। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अगर टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा उस समय भी हमारा डिस्टर्ब होगा। ठीक है। टेम्परेचर हमारा ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख देते हैं। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस, हमारे मेटल का रेजिस्टेंस इधर उधर नहीं होगा। अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो इसके एटम्स क्या होंगे, रैंडमली मूव करने लगेंगे। ठीक है। और रैंडमली मूव करेंगे तो क्या होगा कि इनमें करंट ज्यादा कोलिजन होगा, करंट ज्यादा एटम से टकराएंगे और उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि कितने हमारे टर्म्स है, कितने फैक्टर के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला क्या देखा हमने, लेंथ के ऊपर, कि लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ अगर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर भी हमने देखा कि अगर हम उसके एरिया को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा घट जाता है, अगर एरिया को हम घटा देते हैं रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल, किसी मेटल, कोई मेटल ऐसे होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। ठीक है। और कोई मेटल ऐसे हैं जिनके रेजिस्टेंस बहुत अधिक होते हैं। ठीक है। और फिर हमने देखा कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर। अब हम देखते हैं आगे, इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या देखा, अगर हम इसे 1 और 2 ले लें, ठीक है, 1 और 2 ले लें तो हम क्या देखेंगे, फिर जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल में हो जाएगा, लेंथ बाय एरिया। ठीक है। यहाँ भी हमारा एक क्या आ गया, प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया। तो इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हमने एक सिंबल जोड़ा कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, L/A। ठीक है। अब यहाँ पर रो हमारा क्या है, यह है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है। एल हमारा क्या है, लेंथ है। ए हमारा क्या है, एरिया। ठीक है। अब हमारा ये क्या है, ठीक है, ये हो गया एरिया। ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया। हमारा रो है वो किसको सिंबल, वो रो सिंबल किसको डिनोट करता है, ये हमारे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। लेंथ हमारा, एल हमारा लेंथ को डिनोट करेगा, ए हमारा एरिया को डिनोट करेगा। ठीक है। अब हम कुछ आगे देखते हैं कुछ टर्म्स। इसके आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में।